वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। उम्मीद करता हूँ बहुत सब कुछ बढ़िया से चल रहा होगा। प्रिपरेशन मेथड्स वाला पार्ट खत्म हो गया अल्केन का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट किए थे, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज बात की एंड थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन भी दिया था केमिकल रिएक्शंस में, जिसमें ये बताया था अल्केन्स के जो मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने चालू किया था बेटा हैलोजिनेशन। सो लेट अस मूव ऑन टू दी हैलोजिनेशन। तो देखते हैं हैलोजिनेशन में क्या क्या बात की थी हम लोगों ने। सो यहां पे अगर मैं बात करूं, एक बार आपको फिर से रिमाइंड करूं कि हैलोजिनेशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। सो हैलोजिनेशन में मैंने ये बताया था कि यहां पे वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। ठीक। फिर मैंने इंपॉर्टेंट बात ये बताई थी यहां पे द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस इज फ्लोरिनेशन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरिनेशन देन ब्रोमिनेशन देन आयोडिनेशन। फिर मैंने इसके बाद में आपको एक ये भी बताया था कि फ्लोरिनेशन इज वेरी फास्ट, है ना, एक्सप्लोजिव, दिस इज वेरी स्लो, रिवर्सिबल। इसके लिए ये दोनों डायरेक्ट फ्लोरिनेशन डायरेक्ट आयोडिनेशन बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है। फिजिबल का मतलब है कि बहुत अच्छे से पॉसिबल नहीं है, अच्छा रिजल्ट नहीं आता। देयरफॉर ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी हम डायरेक्ट हैलोजिनेशन करते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन करते हैं। ठीक। सो फॉर डायरेक्ट हैलोजिनेशन लैबोरेटरी लेवल पे हम जनरली क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन यूज करते हैं। ठीक। फिर इनके अलावा चूंकि दीज हैलोजन रिप्लेस दी हाइड्रोजन, फिर मैंने आपको यह भी बताया था द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन इज टर्शियरी हाइड्रोजन more reactive than secondary hydrogen than primary hydrogen, and this was based on the stability of free radical that is formed when the carbon hydrogen bond is broken। ठीक है। तो वहां पे इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो, जितना CH बॉन्ड तोड़ने के बाद स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, उस CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम रहेगी। ठीक है। तो जहां पे भी स्टेबल फ्री रेडिकल अगर बन रहा है CH बॉन्ड को तोड़ने पे, तो वहां वाला फ्री रेडिकल जल्दी से बनेगा, यानी उस CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी। ठीक। सो यहां तक हम लोगों ने बात किया था, एक हाथ दो एग्जांपल्स भी लिए थे। सो अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं, तो यहां पे मैंने आपको चलो ऐसा कुछ बोला था, शायद मैंने बोला होगा कि एक हमने यहां पे ले लिया अल्केन, फिर इस अल्केन को अगर हमने हैलोजन के साथ ट्रीट किया यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो मैंने बोला था ये ऐसा यहाँ पे अल्किल हैलाइड जो है बनता है। अब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं। सो वो कैसे होंगे, क्या होंगे, उसका मैकेनिज्म जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले। सो अंडर हैलोजिनेशन हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं क्लोरीन का, है ना, हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं क्लोरीन का। सो सब हेडिंग डालो बेटा क्लोरीनेशन, है ना, सब हेडिंग क्या डालो आप लोग, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन में जरा ध्यान से देखो अब क्या होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं क्लोरीनेशन के लिए। समझो हमने क्या कर दिया, हमने ले लिया मीथेन। ठीक है। सो व्हेन मीथेन इज हीटेड विथ क्लोरीन, व्हेन मीथेन इज हीटेड विथ क्लोरीन आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, है ना, और हीट और सनलाइट, है ना, और सनलाइट, तो क्या होता है ना, तो क्या होता है, इन दैट केस वन हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय वन क्लोरीन, एंड ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा CH3Cl प्लस यहां पे हो जाएगा आपका HCl। ठीक है। मान लो फिर उसी रिएक्शन मीडियम में आपने क्लोरीन ज्यादा ले रखा था, आपने क्या किया था, क्लोरीन जो है ज्यादा ले रखा था। सो अगर क्लोरीन ज्यादा लिया है तो क्या होगा, मीथेन कम है, क्लोरीन ज्यादा है, तो क्लोरीन जितने भी मीथेन है उन सब मीथेन के साथ रिएक्शन करेंगे एंड एक एक करके सभी मीथेन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मिथिल क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मिथिल क्लोराइड में कन्वर्ट तो हो गए, अब मीथेन खत्म हो गया, लेकिन
क्लोरीन खत्म हुआ क्या? नहीं, क्योंकि क्लोरीन तो एक्सेस में लिया था। तो उस केस में क्या हो जाएगा? क्लोरीन विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद योर मिथिल क्लोराइड, है ना। क्लोरीन क्या करेगा? विल स्टार्ट रिएक्टिंग विथ योर मिथिल क्लोराइड, मतलब वहां पे एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है ना। मैंने पहले बोला था वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस, तो दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो ये क्या बनेगा? CH2Cl2 बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन। क्या बना यहाँ पे आपका? डाइक्लोरोमीथेन। फिर इसके आगे क्या हो सकता है? अभी भी अगर आपने फिर से रिएक्शन कंटिन्यू किया, फिर से आपने रिएक्शन किया क्लोरीन यूवी लाइट के साथ में, तो क्या हो सकता है? तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है। ये बनेगा कुछ इस तरह से CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, जो कि पॉपुलरली नोन बाय द नेम क्लोरोफॉर्म। ठीक है। अगर आपने इसका और रिएक्शन कंटिन्यू किया, और रिएक्शन कंटिन्यू किया यूवी लाइट के साथ में, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये बचा हुआ हाइड्रोजन भी रिप्लेस होके यहाँ पे बन जाएगा ये ऐसा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसी का मतलब है, जरा ध्यान से सुनो, इफ alkanes are heated with excess of halogen, there is possibility of replacing one or more hydrogen atoms, and in that case हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। हमको क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। कब? अगर हैलोजन एक्सेस में लिया। ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि अगर आपको मोनो हैलो यानी एक हैलोजन वाला प्रोडक्ट ही अगर मेजर चाहिए, तो उस केस में इन दोनों में से किसको एक्सेस में लेना चाहिए? जरा सोचो। ठीक है ना, सोच के जो है मुझे आंसर बताओ। तो ये अब मैंने बताया जैसा क्लोरिनेशन होता है एग्जैक्ट वैसे ही ब्रोमिनेशन होता है। सो मैंने बताया व्हेन अल्केन इज ट्रीटेड विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और हीट और सनलाइट, the one or more hydrogen atoms can be replaced by halogen atom। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, अच्छा मैंने यूवी लाइट लिया, हीट लिया, सनलाइट लिया, अच्छा इसके अलावा भी हम यहाँ पे पेरोक्साइड्स भी ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? पेरोक्साइड प्लस हीट भी ले सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? पेरोक्साइड प्लस हीट भी ले सकते। तो ये जो मैंने एरो पे कंडीशंस लिखे, बहुत एक एक करके पॉइंट खोल के बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत छोटे छोटे चीजों पे हमको ध्यान देना है। सो यहाँ पे जितना भी मैंने लिखा है, अगर आप ठीक से देखो, ये किसी न किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। जो भी कंडीशन लिखे, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द एनर्जी। इसी का मतलब है कि इस रिएक्शन को करने के लिए वी नीड सम सॉर्ट ऑफ हीट एनर्जी, है ना। वी नीड सम सॉर्ट ऑफ हीट एनर्जी। सो इसका मतलब है हैलोजिनेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और सम फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो अगर कोई पूछे क्या क्लोरिनेशन, क्या ब्रोमिनेशन या फिर क्या आयोडिनेशन डार्क कंडीशन में होता है, डार्क कंडीशन एंड रूम टेम्परेचर अगर बोलो, तो आप बोलना यहाँ पे हैलोजिनेशन नहीं पॉसिबल एक्सेप्ट फ्लोरीन, है ना, एक्सेप्ट फ्लोरिनेशन। सिर्फ फ्लोरिनेशन ही ऐसा है जो डार्क कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर लेते हो एंड डार्क कंडीशन लेते हो, तो इन सब के केस में आपको डार्क कंडीशन के साथ में थोड़ा सा हीट एनर्जी यूज करना पड़ेगा। एंड अगर आपने यूवी लाइट लिया तो फिर आपका टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि वहां से क्या आ रहा है आपको? फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी आ रही है ना। क्या आ रहा है? फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी आ रही है। अब ये यूवी लाइट यानी क्या है? बेसिकली फोटॉन्स है। बेसिकली क्या है यहाँ पे? फोटॉन्स है, ठीक है ना। सो यहाँ पे अब एक एक करके, सो ये तो मैंने बता दिया आपको हैलोजिनेशन, एक सिंपल सा रिएक्शन लिख के बताया कि भाई अल्केन्स, मैंने मीथेन लिया है, आप कोई भी इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कोई भी ले सकते हो। सो अल्केन ऑन हीटिंग विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सनलाइट, हीट और पेरोक्साइड हीट अंडरगोज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन। तो ये तो मैंने रिएक्शन बता दिया। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे
कैसा होता है इसका मैकेनिज्म। एंड यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बताया। यूजुअली डायरेक्ट हैलोजिनेशन इज नॉट कैरिड आउट इन डार्क एंड एट रूम टेम्परेचर। उसके लिए अगर डार्क लिया तो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ हीट एनर्जी, या फिर सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, यूवी लाइट और ब्राइट सनलाइट जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। सिर्फ फ्लोरिनेशन के केस में डार्क कंडीशन एंड लेस टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है पॉसिबल है। ठीक, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ दिस क्लोरीनेशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, बेसिकली क्लोरिनेशन। अब जैसा क्लोरिनेशन का मैकेनिज्म होगा वैसा ही ब्रोमिनेशन का भी होगा। सो यहाँ पे मैकेनिज्म में देखना क्या होता है। एक बात तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हीट एनर्जी चाहिए। तो इस रिएक्शन में स्टेप 1 क्या है। सो ड्यूरिंग क्लोरिनेशन और हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, स्टेप 1 इज चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी रिएक्शन स्टार्ट करने वाली स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप इन हैलोजिनेशन इज चेन इनिशिएशन। तो इस चेन इनिशिएशन में क्या होता है, ध्यान से सुनो। द हैलोजन विल एब्सॉर्ब द यूवी लाइट एंड अंडरगोज होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो लिखना है आपको, इन चेन इनिशिएशन द हैलोजन विल एब्सॉर्ब यूवी लाइट एंड अंडरगोज होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, सो हैलोजन एब्सॉर्ब्स यूवी लाइट एंड अंडरगोज होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ठीक है, सो जरा देखना यहां पे फिर मैं कैसा लिखता हूं। ये है अपने पास क्लोरीन मॉलिक्यूल। नाउ दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल विल absorb the UV light एंड ये होमोलिटिकली ऐसा टूटेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या बन गया आपके पास, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब एक चीज का ख्याल रखना यहाँ पे, एक बार आपने ये लाइट दे दिया है ना, एक बार आपने ये लाइट, अच्छा चलो ठीक है, उसकी बात आगे करते, एक बार पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपका। सो ड्यूरिंग द हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, स्टेप 1 क्या है, चेन इनिशिएशन। एंड उस चेन इनिशिएशन में क्या होता है, एक चीज याद रखना, मैंने एग्जांपल अगर क्लोरीन का लिया है तो सेम एग्जांपल सभी को अप्लाई करेगा, तो जनरलाइज्ड करके दिमाग में रखना है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, हैलोजन अंडरगोज होमोलिटिक फिशन टू फॉर्म हैलोजन फ्री रेडिकल। क्लोरीन लिया है तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। दिस इज योर स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या होती है इस मैकेनिज्म में, स्टेप 2 होती है चेन प्रोपेगेशन, है ना। स्टेप 2 क्या होती है, चेन प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपेगेशन का मतलब होता है बढ़ना, है ना। हम बोलते हैं ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा प्रोपेगेट हो रहा है, बायोलॉजी में बहुत कॉमन टर्म होती है ये, ठीक है ना। सो प्रोपेगेट का मतलब होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। तो चेन प्रोपेगेशन में क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन में 2 सब स्टेप आते हैं, तो उसमें स्टेप ए आएगा। तो स्टेप ए में क्या होता है, अब आपका एक रिएक्टेंट क्या है इस रिएक्शन में, हैलोजन। एंड व्हाट इज द सेकंड रिएक्टेंट, अल्केन। मीथेन स्पेसिफिक हो गया, जनरल बोलो। एक रिएक्शन है हैलोजन, सॉरी रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट कौन है, अल्केन। तो पहला रिएक्टेंट का तो रिएक्शन हो गया। नाउ इन दी स्टेप ए ऑफ प्रोपेगेशन क्या हो जाएगा, दिस हैलोजन फ्री रेडिकल विल रिएक्ट विथ अल्केन। सो ये मैंने लिया यहां पे मीथेन प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये कहां पर है, प्रोपेगेशन स्टेप के पहले स्टेप में। सो उसमें अल्केन रिएक्ट्स विथ हैलोजन फ्री रेडिकल एंड यहां पे क्या हो जाएगा, दिस हैलोजन विल टेक 1 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल फ्रॉम हियर एंड ये बनेगा यहां पे आपका HCl। सो ये बन गया आपका अल्किल फ्री रेडिकल। अल्किल कौन सा है, मिथिल,
ठीक है। सो इस क्लोरीन फ्री रेडिकल ने यहां से एक CH बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन फ्री रेडिकल लिया, तो बाजू में कौन हो गया आपका, मिथिल फ्री रेडिकल हुआ। ये कहां पे हुआ आपका, प्रोपेगेशन के पहले स्टेप में, एंड दिस स्टेप इज स्लोवेस्ट स्टेप। एंड कभी भी याद रखना, आगे आपको एक चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स वगैरह, तो वहां पे हम ये बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ओवरऑल रिएक्शन का रेट, यानी ये रिएक्शन फास्ट होगी कि रिएक्शन स्लो होगी, कितना टाइम लगेगा, वो सब उस स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है ना, उस स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। तो आपके हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में प्रोपेगेशन की पहली स्टेप क्या है, आपकी स्लोवेस्ट स्टेप है, इसी के लिए इसको बोला जाता है RDS। लॉन्ग फॉर्म लिख के रखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि इस स्टेप के ऊपर आपके ओवरऑल रिएक्शन का रेट जो है डिपेंड करता है। अगर ये रिएक्शन फास्ट हुई मतलब पूरी रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, अगर ये वाली स्टेप स्लो हुई तो ओवरऑल रिएक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, स्लो हो जाएगी। ठीक, सो ये आपके चेन प्रोपेगेशन के स्टेप 1 में क्या हुआ, हैलोजन फ्री रेडिकल रिएक्ट्स द अल्केन टू फॉर्म अल्किल फ्री रेडिकल। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा। तो अपने पास क्या है, आपके पास ऐसे दो रिएक्टेंट अल्केन हैलोजन। अब हैलोजन का भी फ्री रेडिकल बना, अल्केन का भी फ्री रेडिकल बना, तो अब जहां यहां पे एक अल्किल फ्री रेडिकल बना, सो नाउ दिस अल्किल फ्री रेडिकल विल अटैक ऑन द नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, या फिर हैलोजन बोलूं जनरल में। ठीक है, तो यहां पे क्या किया था, पहले स्टेप में हैलोजन फ्री रेडिकल यानी हैलोजन एटम बना, दिस हैलोजन फ्री रेडिकल एक्टेड अपॉन अल्केन, अल्किल फ्री रेडिकल बना। नाउ दिस अल्किल फ्री रेडिकल, सो प्रोपेगेशन के स्टेप 2 में, प्रोपेगेशन के स्टेप 2 में दिस अल्किल फ्री रेडिकल विल अटैक अपॉन न्यू हैलोजन मॉलिक्यूल। तो इस फ्री रेडिकल के वजह से ये वाला बॉन्ड भी कैसा ब्रेक हो जाएगा, होमोलिटिकली। तो अब यहां से फिर से दो फ्री रेडिकल बने, इसमें से एक फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ेगा, तो यहां पे क्या बनेगा, CH3Cl, एंड दूसरा फ्री रेडिकल ये ऐसा तैयार हो जाएगा। सो ये बन गया आपका यहां पे अल्किल हलाइड। कौन बना यहां पे आपका, अल्किल हलाइड। सो प्रोपेगेशन के स्टेप 1 में अल्किल फ्री रेडिकल बनता है, एंड स्टेप 2 में आपका प्रोडक्ट बनता है अल्किल हैलाइड। अब देखो क्या होगा, स्टेप ए एंड स्टेप बी को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। इन दोनों में क्या क्या है, इन दोनों में अल्केन भी है, हैलोजन भी है, इन दोनों में हैलोजन फ्री रेडिकल भी है, अल्किल फ्री रेडिकल भी है। तो अब जब स्टेप 1 हुआ तो अल्किल फ्री रेडिकल बना, उसने हैलोजन के साथ रिएक्शन किया। स्टेप 2 में अल्किल हैलाइड बना, फिर से हैलोजन फ्री रेडिकल तैयार हुआ। अब ये चुप थोड़ी बैठेगा, फ्री रेडिकल चुप नहीं बैठते। सो नाउ दिस फ्री रेडिकल विल अगेन रिएक्ट विद न्यू मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, फिर से क्या बनेगा, मिथिल फ्री रेडिकल यानी अल्किल फ्री रेडिकल। ये चुप बैठेगा कि नहीं, नाउ दिस विल अगेन रिएक्ट विद न्यू मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन, फिर से अल्किल हैलाइड बनेगा, हैलोजन फ्री रेडिकल। यानी स्टेप ए एंड स्टेप बी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, एंड वहां पे एक बड़ा सा जबरदस्त चेन रिएक्शन सेटअप हो जाएगा। तो लिखो वहां पे इन चेन प्रोपेगेशन, लिखो इन चेन प्रोपेगेशन स्टेप ए एंड स्टेप बी कॉन्स्टेंटली रिपीट्स, है ना, A and B constantly repeats, giving a chain reaction, है ना। सो स्टेप ए एंड स्टेप बी कॉन्स्टेंटली रिपीट हो जाएंगे, जिसके वजह से वहां पे चेन रिएक्शन सेटअप हो जाएगा, एंड the alkyl halide will be obtained in larger yield, है ना, giving a chain reaction, and alkyl halide will be obtained in larger yield। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया आपका स्टेप 2, दैट इज चेन प्रोपेगेशन। अब ये कब तक चलेगा, जब तक ये दोनों है, मतलब आपने जितना 1 किलो 2 किलो 10 किलो 1000 किलो जितना लिया था, जब तक आपके रिएक्टेंट्स है तब तक ये चेन रिएक्शन चलेगी। तो कभी ना कभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे ये दोनों मेन रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे।
जहां पे ये दोनों मेन रिएक्टेंट क्या हो जाएंगे, खत्म। एंड जब दोनों मेन रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि उस रिएक्शन मीडियम में, उस रिएक्शन वेसल में सिर्फ कुछ थोड़े बहुत फ्री रेडिकल इधर उधर बच गए होंगे, है ना। कुछ क्या हो जाएगा, थोड़े बहुत फ्री रेडिकल जो है बच गए होंगे। तो फिर अब आता है, तो एक तो सिचुएशन आएगी कभी ना कभी जहां पे ये रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, मतलब रिएक्शन रुक जाएगी, तो उसको बोला जाएगा द थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप, है ना। थर्ड स्टेप क्या है, चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। फ्री रेडिकल्स की टेंडेंसी है एक दूसरे के साथ जुड़ने की, है ना। तो क्या हुआ, जब प्रोपेगेशन बहुत देर तक चला, सो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे जो है आपके रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे एंड द फ्री रेडिकल्स विल कंबाइन विथ ईच अदर एंड रिएक्शन विल स्टॉप। ठीक, तो यहां पे चेन टर्मिनेशन का एक नेचुरल तरीका है। तो वहां पे क्या लिखो, once the reactants are consumed, है ना, once the reactants are consumed, the various free radical will combine with each other, various free radical will combine with each other and reaction will stop। तो अब कौन से फ्री रेडिकल किसके किसके साथ कंबाइन होने की पॉसिबिलिटी है। अब आपके पास क्लोरीन फ्री रेडिकल भी है, मिथिल फ्री रेडिकल भी है, तो चेन टर्मिनेशन में ये होता है कि पॉसिबिलिटी है क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाए और क्या बन जाए, क्लोरीन। मिथिल मिथिल के साथ कंबाइन हो सकता है, क्या बन जाएगा यहां पे आपका, इथेन। एंड ये क्रॉस में भी तो कंबाइन हो सकते हैं, है ना, क्रॉस में भी कंबाइन हो सकते हैं। ये क्या बन जाएगा आपका, मिथिल क्लोराइड। ठीक है, तो अब हो सकता है कोई वहां बैठे बैठे इस रिएक्शन को देख के ये सोच रहा, सर अब फिर से क्लोरीन बन गया, अल्केन बन गया, तो फिर से रिएक्शन क्यों नहीं होगी। भैया ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को होने के लिए किस चीज की जरूरत है, फ्री रेडिकल की जरूरत है। तो आपके चेन टर्मिनेशन में तो क्या हो गया, जितने भी बचे कुचे फ्री रेडिकल थे एक दूसरे से जुड़ के उन्होंने ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बना दिए। तो अब यहां पे कहां से रिएक्शन होगी, तो इसके लिए अब चेन टर्मिनेशन में नेचुरल तरीका है रिएक्शन के रुकने का, द वेरियस फ्री रेडिकल विल कपल विथ ईच अदर और कंबाइन विथ ईच अदर फॉर्मिंग द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शन विल स्टॉप। अब जरा ध्यान से देखो मैं क्या बोलने वाला। तो इस रिएक्शन में आपने एक बार यूवी लाइट लिया, 1 फोटोन पकड़ लो, यानी एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए बस आपको समझो कोई एक फोटोन ले लिया आपने, सो दैट 1 फोटोन इज सफिशिएंट टू ब्रेक डाउन थाउजेंड्स ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स एंड अल्केन मॉलिक्यूल। क्योंकि एक बार आपको एक हैलोजन फ्री रेडिकल मिला, बाद में आपको यूवी लाइट की जरूरत पड़ रही क्या, नहीं, क्योंकि वही हैलोजन फ्री रेडिकल अल्केन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक नया फ्री रेडिकल बन रहा है, फिर वो नया फ्री रेडिकल फिर से हैलोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, फिर एक नया हैलोजन फ्री रेडिकल बन रहा है, एंड इस तरीके से यहीं पे आपका एक चेन रिएक्शन सेटअप हो रहा है। इसके लिए बोला जाता है अ सिंगल फोटोन कैन ब्रेक डाउन थाउजेंड्स ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो आपको बार बार यहां पे यूवी लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपके चेन इनिशिएशन स्टेप में इनिशिएट हो गई रिएक्शन, फिर आगे वो अपने आप से चलता रहेगा, क्योंकि वहां पे क्या बन जाएंगे, फ्री रेडिकल बन गए हैं। ठीक है, तो चूंकि तो इसका मतलब डायरेक्ट हाइलोजनेशन रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, फिर यहां पे डायरेक्ट हाइलोजनेशन रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल। क्या है ये, फ्री रेडिकल। दूसरी बात, ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये तो बोल दिया मैंने, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहां से हाइड्रोजन हटा के हैलोजन ले रहे हैं। लेकिन ये कौन से टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहां से जो जा रहा है H फ्री रेडिकल जा रहा है एंड इसके साथ जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, हैलोजन फ्री रेडिकल। हेंस दिस रिएक्शन इज फ्री रेडिकल
सब्स्टिट्यूशन। सो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल, दिस इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? सो हैलोजनेशन के मैकेनिज्म में 3 स्टेप है। पहली स्टेप है चेन इनिशिएशन जहां पे हैलोजन फ्री रेडिकल बनता है। दूसरी स्टेप है चेन प्रोपेगेशन जिसमें 2 स्टेप है, जिसके पहले स्टेप में हैलोजन एटम या फिर हैलोजन फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद अल्केन टू फॉर्म अल्किल फ्री रेडिकल। दिस इज द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन एंड हेंस द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दिस स्टेप। ये स्टेप फास्ट तो ओवरऑल रिएक्शन फास्ट, ये स्टेप स्लो तो ओवरऑल रिएक्शन स्लो। फिर आपका प्रोपेगेशन के सेकंड स्टेप में अल्किल फ्री रेडिकल रिएक्ट्स विद हैलोजन टू फॉर्म योर मेन प्रोडक्ट दैट इज अल्किल हैलाइड एंड इट रीजनरेट्स द हैलोजन फ्री रेडिकल सो दैट रिएक्शन एक चेन रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड लास्ट स्टेप होता है चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन में क्या हो जाएगा? चेन टर्मिनेशन में वॉट एवर द बैलेंस फ्री रेडिकल्स आर देयर दे विल कंबाइन विथ ईच अदर फॉर्मिंग न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शन विल स्टॉप। ठीक। एंड अब चेन टर्मिनेशन का एक और भी तरीका होता है जो फोर्सफुल होता है। तो चेन रिएक्शन कैन बी टर्मिनेटेड, रिएक्शन कैन आल्सो बी टर्मिनेटेड यूजिंग इनहिबिटर्स, है ना? रिएक्शन कैन आल्सो बी टर्मिनेटेड यूजिंग इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स यानी क्या होता है? इनहिबिटर्स यानी रोकने वाले, है ना? कौन होते हैं? रोकने वाले। तो जो पॉपुलर इनहिबिटर्स है वो कौन है? ऑक्सीजन या फिर HBr। तो आप लिखो रिएक्शन कैन आल्सो बी टर्मिनेटेड बाय यूजिंग इनहिबिटर्स। एंड जो पॉपुलर इनहिबिटर है वो कौन है आपका? ऑक्सीजन है या फिर आपका HBr भी है। तो ये कैसे करते हैं? अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन डाला तो रिएक्शन विल स्लो डाउन फॉर सम टाइम, लेकिन आपने एकदम से बहुत सारा ऑक्सीजन डाल दिया चालू रिएक्शन में तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? एकदम से रुक जाएगी। सो दीज आर कॉल्ड एज इनहिबिटर्स। सो द चेन रिएक्शन, आई मीन दिस डायरेक्ट हैलोजनेशन का चेन रिएक्शन कैन बी स्टॉप्ड बाय एडिंग द इनहिबिटर इन द ऑनगोइंग रिएक्शन। थोड़ा सा ऑक्सीजन डालोगे थोड़ी देर के लिए रिएक्शन स्लो डाउन होगी, लेकिन बहुत सारा डालोगे तो रिएक्शन एकदम से क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ओके, एक और पॉइंट जरा इधर देखो, आपको पूछा जा सकता है ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो आप सोचोगे सर मीथेन के क्लोरीनेशन में इथेन कैसे बना? तो आप देखोगे इनिशिएशन में तो हैलोजन बना, फिर प्रोपेगेशन में तो मिथिल अल्किल फ्री रेडिकल बना एंड अल्किल हैलाइड बना। लेकिन अगर आप टर्मिनेशन में आओगे, टर्मिनेशन में आओगे तो आपने देखा कि 2 मिथिल फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर वहां पे इथेन बना एज अ बाय प्रोडक्ट। तो आपको क्या बोलना चाहिए? ड्यूरिंग टर्मिनेशन स्टेप द 2 मिथिल फ्री रेडिकल विल कंबाइन विथ ईच अदर। ड्यूरिंग टर्मिनेशन स्टेप 2 methyl free radicals will combine with each other forming ethane as byproduct। ठीक है? सो ये क्लियर होना चाहिए आपको, एकदम से क्लियर है बेटा सभी को यहां तक। फिर इसके बाद में इनके अलावा फिर मैंने आपको एक दो चीज ये भी बताई थी कि जनरली दिस रिएक्शन इज कैन नॉट कैरिड आउट इन डार्क कंडीशन। डार्क में करोगे तो टेम्परेचर शुड बी हाई। अगर आप टेम्परेचर कम रखना चाहते हो तो देन यू नीड टू टेक यूलेट। डार्क में सिर्फ एक ही को कर सकते हैं, वो कौन है आपका? फ्लोरिनेशन कैन बी कैरिड आउट इन डार्क एंड रिलेटिवली एट दी लेसर टेम्परेचर। क्लियर है? ओके। अब आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछने वाला हूं, ध्यान से देखना। अब यहां पे अब चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या बनना जरूरी है? हैलोजन फ्री रेडिकल। क्या बनना जरूरी है? हैलोजन फ्री रेडिकल। तो अगर मैंने पूछा आपको, मैंने पूछा कि भैया मैंने आपको ये 4 हैलोजन दिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। अब इधर जो दिया है मैंने, ये ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर है। ये जो मैंने दिया है, दिस इज द ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दी 3 स्टेप्स, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या पूछने वाला हूं आपको, तो मैंने क्या बोला, चेन इनिशिएशन में किसका बनना जरूरी है? हैलोजन फ्री रेडिकल का। अगर मैंने आपको पूछा इन चारों में कौन फास्टेस्ट चेन इनिशिएशन स्टेप दिखाएगा, और इन विच ऑफ द हैलोजन चेन इनिशिएशन स्टेप विल बी फास्टर,
तो चेन इनिशिएट होने के लिए कौन सा बॉन्ड टूटना पड़ रहा है? हैलोजन। तो जो हैलोजन बॉन्ड सबसे वीक होगा, जो हैलोजन बॉन्ड सबसे वीक होगा वो बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, है ना। जो हैलोजन बॉन्ड सबसे वीक होगा वो बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, यानी उसके केस में सबसे फास्टर कौन सी स्टेप हो जाएगी? इनिशिएशन स्टेप हो जाएगी। तो अब मैं यहां पे आपको कुछ हिंट देता हूं, है ना। तो अब ये बॉन्ड कब जल्दी टूटेगा? जब उस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो अगर मैंने आपको इन चारों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की ऑर्डर अगर बताई, तो क्या फिर आप मुझे ये बता पाओगे कि इन चारों में किसके केस में इनिशिएशन स्टेप सबसे फास्टर होगी? तो ये जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की ऑर्डर। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद ब्रोमीन की होगी, फिर उसके बाद क्लोरीन की, यानी सबसे वीक बॉन्ड किसका है? आयोडीन का, यानी वो बॉन्ड सबसे जल्दी से टूटेगा। यानी कि तो चेन इनिशिएशन स्टेप सबसे फास्ट किसके केस में हो जाएगी? आयोडीन के केस में, है कि नहीं। यहां पे फास्टेस्ट चेन इनिशिएशन एंड सबसे स्लोवेस्ट चेन इनिशिएशन किस में हो जाएगा? फिर क्लोरीन के केस में। किस में हो जाएगा? क्लोरीन के केस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बताया है मैंने, ये ओवरऑल पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद, लेकिन अब मैंने स्पेसिफिक बताया। मैंने क्या बताया? स्पेसिफिक। तो बेस्ड ऑन दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर हमने निकाला, आयोडीन के केस में चेन इनिशिएशन सबसे फास्ट होता है। अब आपको एक और भी पॉइंट बताता हूं, हालांकि अब उसमें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एनर्जीज वगैरह कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसके ऊपर सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन इतना बता देता हूं। तो प्रोपेगेशन किसके केस में फास्टर होगा? प्रोपेगेशन तो लिख के रखना, प्रोपेगेशन विल बी फास्टेस्ट इन केस ऑफ फ्लोरीन। प्रोपेगेशन विल बी फास्टेस्ट इन केस ऑफ फ्लोरीन। अब देखो, आपका ओवरऑल रिएक्शन का रेट प्रोपेगेशन वाले स्टेप के ऊपर ही तो निर्भर कर रहा है कि नहीं। ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है प्रोपेगेशन वाली जो एक स्टेप है उसके ऊपर ही निर्भर कर रहा है, राइट। तो फिर आपका प्रोपेगेशन स्टेप का ऑर्डर क्या होगा? यही होगा, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। तो इनिशिएशन सबसे फास्ट होगा आयोडीन में, प्रोपेगेशन सबसे फास्ट होगा फ्लोरीन में, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड फिर आयोडीन। एंड दैट इज व्हाई यही अपना ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है। क्लियर है बेटा सभी को? यहां पे इनिशिएशन सबसे स्लो। एक बार ये पूरा देख लेना, अच्छे से नोटबुक में लिख लेना, एंड इस सब को ध्यान में रखते हुए अब आप एक चीज करो। कौन सी? सो यूजिंग इथेन, है ना, यूजिंग chlorination of ethane, using chlorination of ethane, आप क्या करो, ये एक फिर से एक ओवरऑल ये ऐसा वाला मैकेनिज्म लिख के निकालो। अब हमने क्या लिया था? मीथेन लिया था, लेकिन अब आप क्या करोगे? इथेन लेके। सो इथेन के क्लोरिनेशन का मैकेनिज्म जो है पेपर पे लिख के निकालो फॉर योर प्रैक्टिस, राइट गाइस। एक एक छोटा पॉइंट जो है आपके लिए क्लियर होना चाहिए। फिर जब हम चैप्टर होगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे इसका बहुत सारा काम पड़ेगा, राइट गाइस। सो रुकते यहां पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अगले वाले रिएक्शंस की बात करेंगे, राइट। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।